सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट और पॉलिटिकल विश्लेषक और सभी आपके दर्शकों को भाजपा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके दर्शक जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनके बेनिफिट के लिए थोड़ी सी बात यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये ओपिनियन पोल है और दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है? ये जो ओपिनियन पोल है, ये आप पोलिंग से पहले कुछ एक लिमिटेड सेगमेंट के लोगों के लेते हैं। ये एक परसेप्शन होती है, ये एक व्यू पॉइंट होता है जो कि डेली बेसिस पे बदलता रहता है। क्या आदमी के दिमाग में चलता है और एक्चुअल वोट देते हुए क्या वो करता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी फिनिशिंग बेस्ट करने के लिए माहिर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लास्ट के कुछ दिनों में अपनी जान फूंक देती है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पिछले 2 दिन में, यानी कल और आज के अंदर ही, जबकि आखिरी दिन अभी कल का और बाकी है, हम आज ही इन पोल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा कर्नाटक चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल। सरकार के कामों से खुश नजर नहीं आए लोग, कामकाज को लेकर लोग असंतुष्ट नजर आए। प्रीमेच्योर है मैं कहूंगा, बिकॉज अभी जो बीजेपी का जो अभी जो चुनावी रैली को एक्सेलरेटर पे हम आपको कम आंकड़े दिखा रहे हैं, ये फाइनल सर्वे है और उस हिसाब से ही आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। जी मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, ये जो आपके फाइनल आंकड़े हैं ये 1 और 6 मई के बीच के लिए गए हैं और उसके बाद जब बजरंग दली के इशू के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां और उसका वक्तव्य रखना शुरू किया, मैडम लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों का दिमाग 1 मिनट में चेंज हो जाता है। हम तो 6 दिनों की बात कर रहे हैं और आज जब आप दिखा रहे हैं, अभी भी कल का दिन और बाकी है और मैं बता रहा हूं कि बीजेपी बहुत अच्छी फिनिशर है। तो कुल मिलाकर समझे तो आपको लगता है कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बजरंग बली ही बनाएंगे और ये जो गलती कांग्रेस ने की है बजरंग दल को बैन करने की बात करके, ये कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की और इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो इस बार कांग्रेस के हिसाब से देखे तो उसकी गलती का फायदा आपको मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है मैम, लोग सब कुछ देखते हैं। देखिए हर व्यक्ति के पास दिमाग भी अभी होता है। आपने कहा कि एक हफ्ते में लोगों का मूड बदल गया है जब से उन्होंने बजरंग बली पर बयान दिया। नहीं, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपने मेरी बात को एक सेलेक्टिव वे में कैच किया। मैंने कहा बीजेपी बहुत अच्छी फिनिशर है। लास्ट के 2 दिनों में, लास्ट के 3 दिनों में, जहां पे हम ताबड़तोड़ लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, एक आप ही के कल के डिबेट में था कि मोदी जी की रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको अटेंड किया। 26 किलोमीटर और 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रोड शो हुआ। यानी लास्ट के 2 दिनों के अंदर, अभी कल का दिन बाकी है हमारे पास और हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं कहता हूं आज जितना % आप दिखा रहे हैं ना, पहली बात तो ये आपका सर्वे आपसे 4 दिन पहले का है। पिछले 2 दिनों में इसमें 20% इजाफा हो गया होगा और कल के एक दिन में, लास्ट के एक दिन। लेकिन आशीष जी, अभी आप ही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओपिनियन पोल में क्या होता है कि परसेप्शन होता है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। वैसे ही अगर रैलियों के भीड़ की बात करें तो वो भीड़ होती है, ये जरूरी नहीं है कि पूरी भीड़ आपके वोटर में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल बहुत आप इतने इंटेलिजेंट पॉइंट्स लेके आ रही हैं अपने दर्शकों के लिए। आई एम सो हैप्पी कि योर ऑडियंस वुड बी सो बेनिफिटेड, बिकॉज बहुत सिंपल बात है मैडम, ये जो ओपिनियन पोल होते हैं ना, इसमें वोटर नॉन वोटर दोनों लोगों का ओपिनियन लिया जाता है। लेकिन जब एग्जिट पोल होता है तो सिर्फ वोटर का लिया जाता है, इसलिए वो कहीं ज्यादा ऑथेंटिक होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन 2 दिनों के अंदर लोगों की परसेप्शन तो बदलेगी मोदी जी की ताबड़तोड़ रैलियों से, और इसके बाद भी 2 दिन और हैं उनके पास सोचने के लिए, क्योंकि इस ताबड़तोड़ रैलीज में लोगों के पास सोचने का समय नहीं होता, एक भावनाएं चल रही होती हैं। इसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन रुक जाता है तो अगले 2 दिन तक उनके पास सोचने समझने का समय होता है कि डबल इंजन सरकार लाने से उनको क्या फायदा होने वाला है, मोदी जी की वजह से क्या होने वाला है। और जब कर्नाटका के अंदर इस टाइम पे 7 लाख से ऊपर नए वोटर इस समय वोट देने जा रहे हैं, तो उन्हें पता है कि विश्व स्तर पे इस समय मोदी जी के नेतृत्व में भारत क्या मुकाम हासिल कर चुका है। ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली इंक्लूड होते हैं। प्लस
जो हनुमान जी का फैक्टर है वो एक सेकेंडरी फैक्टर है, वो हमारे दिलों से, हमारी आस्थाओं से, हमारे सोच से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बाकी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो चेंज नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं आधे मिनट में या 10 सेकंड्स में अपनी बात को कंक्लूड कर दूं कि ये जो ओपिनियन पोल्स हैं यूपी के टाइम पे भी, उस टाइम पे हमें 225 आप लोगों ने, मतलब मीडिया चैनल्स ने, आपने नहीं स्पेसिफिकली, डोंट टेक मी पर्सनली, मीडिया चैनल्स ने हमें 225 का आंकड़ा दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी यूपी में 225 सीटें लेके आएंगी, लेकिन हम उससे 40 सीटें ज्यादा लेके आके हमने सबको हैरान कर दिया। लेकिन दिशा तो सही थी ना, जिस तरफ दिशा जा रही थी आपने, चलिए अच्छा प्रदर्शन किया, सीटें बढ़ गई, लेकिन दिशा तो उसी तरफ थी ना कि कहां अब जीत मिल रही है या हार मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उल्टा हो गया। अब एग्जैक्ट सीटें तो कोई नहीं बता सकता, दिशा बता सकता है कि किस तरफ जा रही है। जी, जब आपने दिशा का जिक्र किया तो मैं बस इतना ही आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो दरिया है जिसको अपना हुनर मालूम है। हम किस दिशा में चल देंगे, खुद ब खुद अपने रास्ते उधर बनाते चले जाएंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं है। और बस लास्ट में 1 सेकंड और कह दूं सर, मैं गुजरात में भी यही हुआ। आप लोगों ने, मीडिया चैनल्स ने 135 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को दिया था और हम 156 पे क्लोज किए थे। बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूं, वी आर वेरी गुड फिनिशर्स और हम लास्ट के ओवर्स में चौके छक्के मारने में माहिर हैं। वो फिर से 13 तारीख को इस बार आपको प्रत्यक्ष और प्रमाण मेरी बात का दिख जाएगा। हांडा साहब, वही हम जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता नहीं है कि इसका खामियाजा भी आपको उठाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। जनता को पता है कि कुछ नेता ऐसे होते हैं, हर दल में होते हैं। मैं किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी अपॉर्चुनिटिस्ट होने की एक कला होती है। उनको जहां जिसमें फायदा दिखाई देता है, कई लोग शॉर्ट टर्म गेन्स को प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के सामने। तो जिनको इमीडिएट फायदा दिख रहा है कि भाई यहां मेरी टिकट कट गई और वो तो मुझे सिर माथे पे बिठा लेंगे, तो चलो मैं उधर की तरफ चल देता हूं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज नेता जो हैं, वो सिर्फ अपने आप को ठगते नहीं हैं, वो अपनी वोटर्स को भी ठगते हैं। क्योंकि आज वो जो नेता हैं, आज अगर वो किसी रिकॉग्निशन पे हैं तो वो उन वोटर्स की वजह से हैं जिन्होंने उनको चुना, क्योंकि वो उस पार्टी सिंबल पे लड़े थे, जिस पार्टी सिंबल को आज वो धोखा देके दूसरी तरफ निकल गए। तो जनता सब जानती है, बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, ऐसा भी तो होता है कि जब कांग्रेस से बड़े बड़े नेता बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी भी उन्हें सर माथे पर बिठाने का काम करती है, बीजेपी भी बड़े खुले दिल से उनका स्वागत करती है। तो क्या वो अपनी पार्टी को धोखा देके नहीं आते हैं और इतना भरोसा कैसे जता देते हैं उनपे? जी, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या होता है, हर आदमी अपना फायदा देखता है। बीजेपी में भी अगर 25 लोग आने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बीजेपी भी देखेगी कि इनमें से कौन से 5 या कौन से 10 को अपने अंदर मिलाने में मुझे कुछ फायदा हो रहा होगा। ठीक इसी तरीके से जो आदमी आ रहा है वो भी ये सोचता है कि मेरी यहाँ पे क्या इज्जत है, मेरे को यहाँ पे क्या पद मिल रहा है, और अगर मैं चेंज द शिप करता हूं, जंप ओवर करता हूं, तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि फायदे की पॉलिटिक्स हर एक पार्टी करती है और हर एक नेता करते हैं। ठेकेदार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र तक लिखा, उसमें साफ तौर पर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि 40% कमीशन यदि सरकार को नहीं दिया जाता तो कोई भी सरकारी ठेका पट्टी मिल नहीं पाता। जी देखिएगा, यहां पे जब ये मुद्दों की बात कर रहे हैं संदीप जी, ये भूल गए हैं कि इनके शीर्ष नेतृत्व ने क्या कहा था कि 1 रुपए में से 85 पैसा बीच में ही सरकारी अफसरों के खाया जाता है और सिर्फ 15 पैसा लास्ट तक पहुंचता है। ये 85% कमीशन खाने वाले आज 40% कमीशन के ऊपर हल्ला कर रहे हैं। मैं 40% कमीशन को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन साथ ही में इनको आईना दिखाना भी जरूरी है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि आपने पोलराइजेशन किया, 10 साल वहां रहे, 5 साल यहाँ रहे, तो इनको कोई याद दिला दे कि बजरंग बली का मुद्दा कौन लेके आया, बीजेपी लेके आई या कांग्रेस लेके आई। अगर इनको कोई याद दिला दे तो याद दिला दे कि अपने मुद्दे पे ना रहते हुए, आशीष जी, आप सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, अब जनता का मूड क्या कहता है?
बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल। सरकार के कामों से खुश नजर नहीं आए लोग। कामकाज को लेकर लोग असंतुष्ट नजर आए। बेरोजगारी और महंगाई से भी लोगों में नाराजगी दिखी है। बेरोजगारी को लेकर के खासा मुद्दा जनता ने बताया। किसके पक्ष में सच साबित होंगे ओपिनियन पोल, ये देखने वाली बात होगी। और कर्नाटक चुनाव में किन मुद्दों पर पड़ेंगे वोट, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चुनाव में सियासी नफा नुकसान तय करने वाले मुद्दे कौन कौन से हैं और नेताओं के बीच जुबानी जंग से आखिर किसे होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक बार ओपिनियन पोल पर भी नजर डाल लेते हैं। और अगर सोर्स की बात करें तो सी वोटर के हिसाब से बीजेपी के खाते में 74 और 86 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 107 से 119 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जीडीएस के खाते में 23 से 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है सी वोटर के हिसाब से। इसके अलावा अगर मैट्रिक्स की बात करें तो 103 से 115 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 79 से 91 सीटें, जबकि जेडीएस के खाते में 26 से 36 सीटें जाती हुई मैट्रिक्स के हिसाब से जा रही हैं। और अगर इसी के साथ कन्नड़ आउटलेट की बात करें तो 57 से 65 सीटें ही बीजेपी को मिलेंगी और कांग्रेस के खाते में 132 से 140 सीटें जाएंगी, जबकि यहां पर जेडीएस को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और मात्र 10 से 17 सीटें उसके खाते में दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस समय कर्नाटक चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल क्या कहते हैं वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से क्या कुछ आंकड़े निकल के आए हैं वो भी हम आपको इस समय बता रहे हैं। तो सी वोटर के हिसाब से, मैट्रिक्स के हिसाब से और कन्नड़ आउटलेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो सी वोटर में जहां कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पे कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं मैट्रिक्स में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। और मैट्रिक्स के हिसाब से कांग्रेस में इस बार फिर से बीजेपी की सत्ता वापसी होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि कन्नड़ आउटलेट में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर आशीष सांडा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अमनप्रीत कौर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप त्रिपाठी जी भी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी कुछ देर में जुड़ेंगे। अमनप्रीत कौर जी, हमने दिखाए 3 ओपिनियन पोल्स हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि 2 में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि एक ओपिनियन पोल जो है मैट्रिक्स का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। आपने भी कर्नाटक चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से नजर बना रखी थी और किस तरीके से आप देखती हैं और क्या कुछ आपका आकलन कहता है इस पूरे चुनाव को लेकर? देखिए योगेश, अगर पूरे कर्नाटक की बात करें तो एक कोस्टल रीजन ऐसा आ रहा है जहां पे भाजपा बाजी मारते हुए दिखती है। उसका कारण शायद यही है कि वहां पे राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का थोड़ा बोलबाला है और वहां पे आरएसएस का थोड़ा है हाव भाव, और वहां पे जो कमांड थी वो भी जोगी जी ने खुद संभाली हुई थी कैंपेन की। तो शायद एक रीजन छोड़ के बाकी सारे जो रीजन है वहां पे कांग्रेस बाजी मारते हुए नजर आ रही है। हालांकि थोड़े पिछले दिनों में थोड़ी कैंपिंग में जब से इनका ये जो अपना भरोसे के लिए अपना जो जताते हुए नजर आए कि इन्होंने ये सोचा कि हम लोग जो कैंपिंग है उसको थोड़ा सा राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ देते हैं या फिर उसको ध्रुवीकरण की नीतियों के ऊपर, क्योंकि जिस दिन से इन्होंने अपनी ये बात कही है कि कांग्रेस ने कि ये जो पीएफआई के साथ इन्होंने कंपैरिजन कर दिया है इसका हनुमान जी का, तो वो जो ये जो दल है उसके साथ कंपैरिजन करना इनको महंगा पड़ गया है। उसकी वजह से इनको काफी अपनी जो कैंपिंग है उसको मोड़ देना पड़ा है। वहां इन्होंने भाजपा वालों ने इनको घेरते हुए नजर आए हैं और उन्होंने बजरंग दल का नाम ले लिया है। तो बजरंग दल के साथ इनका जो पीएफआई का कंपैरिजन है वो कांग्रेस को करना भारी पड़ गया है। और पहले ऐसी बात नहीं थी कि भाजपा इसमें जो कर्नाटक की कैंपिंग कर रही थी उसमें वो हिंदुत्व को या राष्ट्रवाद को कोई नाम लेके चुनाव रैली में आगे आ रही थी। पर अब बजरंग बली के नाम से बजरंग बली को उन्होंने बजरंग दल को एक कर दिया है। तो अभी तो प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में भी बजरंग बली का नारा लगाते हुए नजर आए। हालांकि दोनों पार्टियों की ये गलती है कि एक तो पीएफआई के साथ भी बजरंग दल को कंपैरिजन करना वो कांग्रेस को भारी पड़ गया है, और दूसरी तरफ पीएम मोदी भी जहां पे बजरंग दल को बजरंग बली के साथ कंपेयर करते नजर आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी गलती भाजपा की साबित हो रही है। तो दोनों चीजों को लेकर देखिए ध्रुवीकरण तो हुआ है। राष्ट्रवाद की बात, जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो इन चीजों में कांग्रेस हमेशा कहती है कि भाजपा ऐसा करते हैं, पर अभी कांग्रेस ने भी गलती करी है और भाजपा इसका फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है। पहले ऐसे था योगेश
ठीक है, आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जो हमने इस समय ओपिनियन पोल में आपको आंकड़े दिखाए हैं उसके हिसाब से 2 जगह बाजी मारती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है, जबकि एक में बढ़त बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। तो क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर, क्योंकि ओपिनियन पोल कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम सी वोटर्स और कन्नड़ आउटलेट की बात करें तो उसके हिसाब से कांग्रेस सरकार बनाएगी। जी, सबसे पहले तो आपको मेरे को पैनलिस्ट और पॉलिटिकल विश्लेषक और सभी आपके दर्शकों को भाजपा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। माफी चाहूंगा क्योंकि कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम थी, तो मैं शुरू में आपका इंट्रोडक्टरी कुछ भी सुन नहीं पाया। अभी मैंने आपको ज्वाइन किया है, लेकिन जितना मैं आपकी बात समझ पाया हूं, मैं आपके दर्शक जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनके बेनिफिट के लिए थोड़ी सी बात यहां पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये ओपिनियन पोल है। और दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है? ये जो ओपिनियन पोल है, ये आप पोलिंग से पहले कुछ एक लिमिटेड सेगमेंट के लोगों के लेते हैं। ये एक परसेप्शन होती है, ये एक व्यू पॉइंट होता है जो कि डेली बेसिस पे बदलता रहता है। क्या आदमी के दिमाग में चलता है और एक्चुअल वोट देते हुए क्या वो करता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी फिनिशिंग बेस्ट करने के लिए माहिर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लास्ट के कुछ दिनों में अपनी जान फूंक देती है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पिछले 2 दिन में, यानी कल और आज के अंदर ही, जबकि आखिरी दिन अभी कल का और बाकी है, हम आज ही इन पोल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा परिपक्व है, कि थोड़ा प्रीमेच्योर है मैं कहूंगा, बिकॉज अभी जो बीजेपी का जो अभी जो चुनावी रैली को एक्सेलरेटर पे, हम आपको कम आंकड़े दिखा रहे हैं, ये फाइनल सर्वे है और उस हिसाब से ही आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। जी मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, ये जो आपके फाइनल आंकड़े हैं, ये 1 और 6 मई के बीच के लिए गए हैं। और उसके बाद जब बजरंग दली के इशू के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां और उसका वक्तव्य रखना शुरू किया, मैडम, लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों का दिमाग 1 मिनट में चेंज हो जाता है। हम तो 6 दिनों की बात कर रहे हैं, और आज जब आप दिखा रहे हैं, अभी भी कल का दिन और बाकी है, और मैं बता रहा हूं कि बीजेपी बहुत अच्छी फिनिशर है। तो कुल मिलाकर समझे तो आपको लगता है कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बजरंग बली ही बनाएंगे, और ये जो गलती कांग्रेस ने की है बजरंग दल को बैन करने की बात करके, ये कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की और इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो इस बार कांग्रेस के हिसाब से देखें तो उसकी गलती का फायदा आपको मिल रहा है, लेकिन इस बार आपके काम के हिसाब से नहीं, बल्कि जनता बजरंग बली के नाम के हिसाब से आपको वोट देगी। नहीं, ऐसा नहीं है मैम, लोग सब कुछ देखते हैं। देखिएगा, हर व्यक्ति के पास दिमाग भी अभी होता है। आपने कहा कि 1 हफ्ते में लोगों का मूड बदल गया है जब से उन्होंने बजरंग बली पर बयान दिया। नहीं, मैंने आपको क्या कहा? आपने मेरी बात को एक सेलेक्टिव वे में कैच किया। मैंने कहा बीजेपी बहुत अच्छी फिनिशर है। लास्ट के 2 दिनों में, लास्ट के 3 दिनों में, जहां पे हम ताबड़तोड़ लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, एक आप ही के कल के डिबेट में था कि मोदी जी की रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको अटेंड किया। 26 किलोमीटर और 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रोड शो हुआ। यानी लास्ट के 2 दिनों के अंदर, अभी कल का दिन बाकी है हमारे पास, और हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं कहता हूं आज जितना % आप दिखा रहे हैं ना, पहली बात तो ये आपका सर्वे आपसे 5 दिन 4 दिन पहले का है। पिछले 2 दिनों में इसमें 20% इजाफा हो गया होगा, और कल के 1 दिन में, लास्ट के 1 दिन। लेकिन आशीष जी, अभी आप ही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओपिनियन पोल में क्या होता है कि परसेप्शन होता है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। वैसे ही अगर रैलियों के भीड़ की बात करें तो वो भीड़ होती है, ये जरूरी नहीं है कि पूरी भीड़ आपके वोटर में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल बहुत आप इतने इंटेलिजेंट पॉइंट्स लेके आ रही हैं अपने दर्शकों के लिए। आई एम सो हैप्पी कि योर ऑडियंस वुड बी सो बेनिफिटेड, बिकॉज बहुत सिंपल बात है मैडम, ये जो ओपिनियन पोल होते हैं ना, इसमें वोटर नॉन वोटर दोनों लोगों का ओपिनियन लिया जाता है। लेकिन जब एग्जिट पोल होता है तो सिर्फ वोटर का लिया जाता है, इसलिए वो कहीं ज्यादा ऑथेंटिक होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात,
इन 2 दिनों के अंदर लोगों की परसेप्शन तो बदलेगी ही बदलेगी मोदी जी की ताबड़तोड़ रैलियों से। और इसके बाद भी 2 दिन और हैं उनके पास सोचने के लिए, क्योंकि इस ताबड़तोड़ रैलीज में लोगों के पास सोचने का समय नहीं होता, एक भावनाएं चल रही होती हैं। इसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन रुक जाता है तो अगले 2 दिन तक उनके पास सोचने समझने का समय होता है कि डबल इंजन सरकार लाने से उनको क्या फायदा होने वाला है, मोदी जी की वजह से क्या होने वाला है। और जब कर्नाटका के अंदर इस टाइम पे 7 लाख से ऊपर नए वोटर इस समय वोट देने जा रहे हैं, तो उन्हें पता है कि विश्व स्तर पे इस समय मोदी जी के नेतृत्व में भारत क्या मुकाम हासिल कर चुका है। ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली इंक्लूड होते हैं। प्लस जो हनुमान जी का फैक्टर है वो एक सेकेंडरी फैक्टर है, वो हमारे दिलों से, हमारी आस्थाओं से, हमारे सोच से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बाकी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो चेंज नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं आधे मिनट में या 10 सेकंड्स में अपनी बात को कंक्लूड कर दूं कि ये जो ओपिनियन पोल्स हैं यूपी के टाइम पे भी, उस टाइम पे हमें 225 आप लोगों ने, मतलब मीडिया चैनल्स ने, आपने नहीं स्पेसिफिकली, डोंट टेक मी पर्सनली, मीडिया चैनल्स ने हमें 225 का आंकड़ा दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी यूपी में 225 सीटें लेके आएंगी, लेकिन हम उससे 40 सीटें ज्यादा लेके आके हमने सबको हैरान कर दिया। लेकिन दिशा तो सही थी ना, जिस तरफ दिशा जा रही थी आपने, चलिए अच्छा प्रदर्शन किया, सीटें बढ़ गई, लेकिन दिशा तो उसी तरफ थी ना कि कहां अब जीत मिल रही है या हार मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उल्टा हो गया। अब एग्जैक्ट सीटें तो कोई नहीं बता सकता, दिशा बता सकता है कि किस तरफ जा रही है। जी, जब आपने दिशा का जिक्र किया तो मैं बस इतना ही आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो दरिया है जिसको अपना हुनर मालूम है। हम किस दिशा में चल देंगे, खुद ब खुद अपने रास्ते उधर बनाते चले जाएंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं है। और बस लास्ट में 1 सेकंड और कह दूं सर, मैं, गुजरात में भी यही हुआ। आप लोगों ने, मीडिया चैनल्स ने 135 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को दिया था और हम 156 पे क्लोज किए थे। बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूं, वी आर वेरी गुड फिनिशर्स और हम लास्ट के ओवर्स में चौके छक्के मारने में माहिर हैं। वो फिर से 13 तारीख को इस बार आपको प्रत्यक्ष और प्रमाण मेरी बात का दिख जाएगा। अमनप्रीत कौर जी, देखिए अभी आपने सुना आशीष हांडा साहब को, वो कह रहे हैं कि दरअसल जब से बजरंग बली जी आए हैं तब से पूरा माहौल ही बदल गया है। कर्नाटक का जो चुनाव था उसका रुख ही बदल गया। जो शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कांग्रेस वहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस भी और कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा आया जो सेल्फ गोल कर गई कांग्रेस। और ऐसे में अब बीजेपी ये आश्वस्त होती नजर आ रही है कि जो हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी हमेशा से चली है, आज से नहीं, सालों साल से चली आ रही है, वही एक बड़ा फैक्टर अब कर्नाटक में काम करता नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा सवाल यह कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, किसी नेता के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, केवल और केवल एक ही चेहरा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए जोगेश, 1994 से पहले ना वहां पे भाजपा की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल खराब थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने येदियुरप्पा के नाम पे और अनंत कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा। और येदियुरप्पा क्योंकि लिंगायत ग्रुप को वो उनके साथ जुड़े हुए थे और किसान नेता भी थे, तो उनके नाम पे हमेशा ही ये लोग जीते आए हैं। और ये पहली बार हुआ है, कम से कम 3 सदियों से ऐसा हुआ है कि इस बार पहली बार जो इलेक्शन है वो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। और आपको पता है कि भाजपा के कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, हमेशा ही वो मोदी मैजिक काम करता है और मोदी जी के नाम पे हमेशा इलेक्शन लड़े जाते हैं। चाहे कि लोग ये भी समझ नहीं पाते कि जब वो वोट देंगे तो मोदी जी वहां सीएम नहीं बनेंगे, फिर भी लोगों को ये होता है कि मोदी के नाम पे वो वोट देते हैं। तो ये चीज दिखाने के लिए कि वहां पे इनका विरोध तो देखिए हो पा रहा था पहले, पर जहां रैलियों की बात करें कि रैलियों में ये जो भीड़ है, अभी इन्होंने बात करी कि मेरे साथी पैनलिस्ट ने कि वहां पे जो रोड शो हुआ है उसमें भी भीड़ थी। अब देखना ये होगा कि ये जो भीड़ है वो वोटों में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है। फिर ये आपके जो ओपिनियन पोल है उसके साथ सहमत नहीं थे, तो कम से कम जो गुजरात और ओपिनियन पोल हुआ है तो जीतते हुए तो रहे थे ना। हालांकि हो सकता है सीटों का तो चलो फर्क पड़ ही जाता है। उसके बाद इनको नहीं भूलना चाहिए कि चिकमंगलुरु में हुआ था इलेक्शन 1978 की बात कर रही हूँ, तो वहां पे ऐसे ही रैलियों को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तब, उन्होंने एक रैली करी थी और उसका इतना इंप्रेशन पड़ा था वहां पे कि उन्होंने पूरा जो है मोड़
इलेक्शन का बदल के रख दिया था, तो वो चीज इनको नहीं भूलनी चाहिए। वहां पे ये था कि पहले कांग्रेस जो है वो भाजपा को घेरते हुए नजर आ रही थी, चाहे वो पे टू सीएम हो, चाहे वो 40% कमीशन हो, या फिर जो इनका विधायक 8 करोड़ के साथ पकड़ा गया उसकी बात हो। तो कई बार ऐसा हुआ है कि उनके जो कांग्रेस है उन्होंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, और ये जो बजरंग बली का नाम उन्होंने दे दिया, बजरंग बली का टॉपिक इनको दे दिया, वो उन्होंने एक सेल्फ गोल के तरीके। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनती है तो वो बजरंग बली जी के मंदिर बनवाएंगे पूरे प्रदेश में, और कितने मंदिर बनवाएंगे बड़े आंकड़े दिए जा रहे हैं। हांडा साहब देखिए, दो बातें हैं, एक तो इतिहास का जिक्र कराया अमनप्रीत कौर जी ने, दूसरा बड़ा सवाल जो उठता है वो कि क्या जो आपके बागी नेता हुए हैं उनका असर पड़ेगा। वो हम चाहे सितार साहब का जिक्र करें, साउदी साहब का जिक्र करें, देखिए आपके नेता भी इस बात को मानते हैं, और आपके नेता नहीं बल्कि हम कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी भी इस बात को मानते हैं। उनके बयान भी पहले आ चुके हैं कि यदि कोई नेता पार्टी से टूट करके जाता है तो वो अपने एक वोट बैंक को लेकर के जरूर जाता है। हम आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज पर। तो हांडा साहब, वही हम जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता नहीं है कि इसका खामियाजा भी आपको उठाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। जनता को पता है कि कुछ नेता ऐसे होते हैं, हर दल में होते हैं, मैं किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी अपॉर्चुनिटिस्ट होने की एक कला होती है। उनको जहां जिसमें फायदा दिखाई देता है, कई लोग शॉर्ट टर्म गेन्स को प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के सामने। तो जिनको इमीडिएट फायदा दिख रहा है कि भाई यहां मेरी टिकट कट गई और वो तो मुझे सिर माथे पे बिठा लेंगे, तो चलो मैं उधर की तरफ चल देता हूं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज नेता जो हैं वो सिर्फ अपने आप को ठगते नहीं हैं, वो अपनी वोटर्स को भी ठगते हैं, क्योंकि आज वो जो नेता हैं, आज अगर वो किसी रिकॉग्निशन पे हैं तो वो उन वोटर्स की वजह से हैं जिन्होंने उनको चुना, क्योंकि वो उस पार्टी सिंबल पे लड़े थे जिस पार्टी सिंबल को आज वो धोखा देके दूसरी तरफ निकल गए। तो जनता सब जानती है, बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, ऐसा भी तो होता है कि जब कांग्रेस से बड़े बड़े नेता बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी भी उन्हें सर माथे पर बिठाने का काम करती है, बीजेपी भी बड़े खुले दिल से उनका स्वागत करती है। तो क्या वो अपनी पार्टी को धोखा देके नहीं आते हैं, और इतना भरोसा कैसे जता देते हैं उनपे? जी, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या होता है, हर आदमी अपना फायदा देखता है। बीजेपी में भी अगर 25 लोग आने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बीजेपी भी देखेगी कि इनमें से कौन से 5 या कौन से 10 को अपने अंदर मिलाने में मुझे कुछ फायदा हो रहा होगा। ठीक इसी तरीके से जो आदमी आ रहा है वो भी ये सोचता है कि मेरी यहां पे क्या इज्जत है, मेरे को यहां पे क्या पद मिल रहा है, और अगर मैं चेंज द शिप करता हूं, जंप ओवर करता हूं, तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि फायदे की पॉलिटिक्स हर एक पार्टी करती है और हर एक नेता करते हैं। चलिए, संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आती हूं, और आप लेट से जुड़े हैं इसलिए आपको जानकारी भी दे दूं कि यहाँ पे जो हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं उसके हिसाब से जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं, 2 सोर्स के हिसाब से कर्नाटका में आपकी सरकार बन रही है, जबकि एक सोर्स के हिसाब से वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि एक बार हमने आपको आंकड़े भी स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, और इन आंकड़ों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर सी वोटर की बात करें तो वहां पर सीधे तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैट्रिक्स के हिसाब से वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी, और कन्नड़ आउटलेट के हिसाब से कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये हम आंकड़े दिखा रहे हैं। अब इन आंकड़ों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आशीष हांडा जी कह रहे हैं कि आंकड़े कुछ भी हो, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वहां पर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार किया है उसका असर भी दिखेगा, जिस तरीके से उनकी रैलियों में भीड़ नजर आई उसका असर भी दिखेगा, और वहां पर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। देखिए, पहली बात तो हांडा जी से आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल जी, 2 चीजें बता दें। अगर इतनी जानकारी कर्नाटका के विषय में, कर्नाटका में कितनी विधानसभा सीट है और कितने इनके बागी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, और कितने नए लोगों को इन्होंने सीट दी है पुरानों को हटाकर, बता सकते हैं तो बता दें। अभी डिबेट का सार निकल कर चला आएगा कि कितनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के बारे में कितना जान रहे हैं। अब ये पहले गूगल करेंगे, फिर सीट निकालेंगे, फिर हमको बताएंगे। ठीक है जी। संदीप जी, होंडा साहब। हांडा जी, कुछ आंकड़ा है क्या आपके पास? जी, 224 विधानसभा सीटें हैं, और इन 224 विधानसभा सीटों में से
इस समय जो बीजेपी जीतने वाली है वो डेफिनेटली 140 जीतने वाली है। कितने बागी चुनाव लड़ रहे हैं, कितने नए लोगों को सीट दी गई भाजपा से? जो बागी हमारे सीट लड़ रहे हैं सर, वो हमारे लिए कोई काउंटिंग में आते ही नहीं है। इसलिए काउंटिंग में नहीं आते हैं क्योंकि आपकी तरह हम उन्हें कचरा नहीं कहते हैं, हम अपनी मर्यादाओं को नहीं खोते हैं, रखना जरूरी नहीं समझते हैं। और आप चर्चा को मुद्दे पर ही आगे बढ़ाते हैं और आंकड़ों पर अभी जाने की बजाय आप उन सवालों का जवाब दीजिए जो आपसे किया गया है कि क्या कांग्रेस को इस बार कर्नाटक में सरकार बनाने का मौका मिलेगा, या कांग्रेस ने जिस तरीके से बजरंगबली का मुद्दा उठाया है इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, अगर आपकी सरकार जो है 10 साल से केंद्र में हो और 5 साल वहां पर आप जो है सरकार चलाकर आ रहे हैं और फिर आपको ये करना पड़ रहा है, पोलराइजेशन करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये झलकता है कि आप हार चुके हैं। आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके काम बताने के लिए आपके पास काम नहीं है। दूसरी चीज ये करना पड़ रहा है संदीप जी हमें। होंडा जी सुन लीजिए संदीप जी, हमें क्या करना पड़ रहा है? आशीष जी एक मिनट रुक जाइए, फिर आपके पास ही आ रहे हैं। हमें क्या वो कह रहे हैं फिर भी आपको ये करना पड़ रहा है, तो मेरे को सुनाई नहीं दिया। मैंने पूछा क्या करना पड़ रहा है हमें। संदीप जी कह रहे हैं फिर भी आपको ये करना पड़ रहा है। चुनाव प्रचार पोलराइजेशन हमें करना पड़ रहा है, हम कर रहे हैं पोलराइजेशन, हम लेके आए बजरंगबली का नाम। अरे होंडा साहब सुन लीजिए, फिर आप पूरा साहब सुन लीजिए, हम वैसे लेट जुड़े इसके लिए हांडा साहब आ रहे हैं आपके पास। हांडा साहब एक सेकंड आप रुके, हांडा साहब आप रुके। संदीप जी आप बात रखिए अपनी। जी योगेश जी, हाँ योगेश जी, मैं कहना सिर्फ ये चाहता था, अभी जो मैंने सवाल पूछे ये मैं इनका जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी आपके 3 सर्वे आए थे, 30 में से एक कन्नड़ का सर्वे नहीं, कर्नाटका के जो चैनल से है, कर्नाटक की एजेंसी है, सर्वे है जी, कर्नाटक की एजेंसी है, हाँ। उसका सर्वे है। और बाकी बाहर के लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनके पार्टी के कैंडिडेट, समझिए बाहर के जो लोग गए हैं उनको यही स्थिति नहीं पता है कि कर्नाटका की सिचुएशन क्या है, मुद्दे क्या है और क्या वहां के लोग चाहते हैं। मैं बताना ये चाहता था और ये निकल कर आ गया, इसलिए हमें विश्वास करना पड़ेगा कि वहां का जो सर्वे आया है, जो कर्नाटका का सर्वे है, हमें उस पर विश्वास करते हुए ये मान लेना चाहिए कि कर्नाटका में हम फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं और हम 40% जिस तरीके से सरकार है, ये कुछ ज्यादा हो सकता है, थोड़ी जो है सहानुभूति इनके साथ दिखा दी हो, 57 तक पहुंचा दिया है, नहीं तो 40 के नीचे रहने वाले। और एक बात और मैं कह दूं, कर्नाटका का इशू ये है कि किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कर्नाटका का इशू ये है कि किस तरीके से वहां पर दिल्ली से ऑपरेट होता है। इनके पास कर्नाटका में कोई लीडरशिप नहीं है, एक लीडरशिप जो रिटायरमेंट हो गई थी उसको इनको आगे करना पड़ रहा है। हमारे पास वहां पर कलेक्टिव लीडरशिप है और हर एक समुदाय की लीडरशिप है और सारे बड़े नेता, कांग्रेस के सारे बड़े नेता आज की डेट में कर्नाटका से आते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस की दिल्ली आज कर्नाटका से पहुंच चुकी है, तो वहां के लोग ये चीज की अपेक्षा रखे और जिस तरीके से हमने वहां पर मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ा है। और अभी हमारी बात ये साथी कह रहे थे, सांप्रदायिकता की बात कर दूं, अगर आज आप बजरंग दल का जिक्र कर रहे हैं तो उसी मैनिफेस्टो में लिखा है पीएफआई को बैन करेंगे, जो आप नहीं कर पाए हैं। आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप अगर बजरंग दल की बात कर रहे हैं तो पीएफआई की भी बात करिए, जो आप नहीं बैन कर पाए, हम बैन करने की बात कर रहे हैं। अगर वहां पर आप जो है राज्य स्तर पर उसको बैन नहीं कर पाए, कमाल बात है भाई, कोई इनकी जनरल नॉलेज अपडेट करो। हांडा साहब बड़ा सवाल देखिए, बड़ा सवाल ये है कि संदीप जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां पर अहम है और ये बात जिससे आप मुकर नहीं। एक सेकंड सवाल ले लीजिए, समय कम है और उसके बाद कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। ठेकेदार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र तक लिखा, उसमें साफ तौर पर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि 40% कमीशन यदि सरकार को नहीं दिया जाता तो कोई भी सरकारी ठेका पट्टी मिल नहीं पाता। जी देखिएगा, यहां पे जब ये मुद्दों की बात कर रहे हैं संदीप जी, ये भूल गए हैं कि इनके शीर्ष नेतृत्व ने क्या कहा था कि 1 रुपए में से 85 पैसा बीच में ही सरकारी अफसरों के खाया जाता है और सिर्फ 15 पैसा लास्ट तक पहुंचता है। ये 85% कमीशन खाने वाले आज 40% कमीशन के ऊपर हल्ला कर रहे हैं। मैं 40% कमीशन को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन साथ ही में इनको आईना दिखाना भी जरूरी है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि आपने पोलराइजेशन किया,
10 साल वहां रहे, 5 साल यहाँ रहे, तो इनको कोई याद दिला दे कि बजरंग बली का मुद्दा कौन लेके आया, बीजेपी लेके आई या कांग्रेस लेके आई। अगर इनको कोई याद दिला दे तो याद दिला दे कि अपने मुद्दे पे ना रहते हुए, आशीष जी, आप सभी के अपने अपने मुद्दे हैं। अब जनता का मूड क्या कहता है और जनता किससे सत्ता में बिठाती है ये तो वक्त ही बताएगा, और कौन किसकी सरकार कर्नाटक में बनती है ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।